प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के थर्ड चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सुविधा के लिए मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स तैयार कर दिए हैं और इनकी PDF आप मेरी नई ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मोबाइल ऐप में आपको PDF नोट्स के साथ साथ जो लेक्चर YouTube पे अपलोड होते हैं वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगे और सारे सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लगभग 20 सेकंड का समय लगेगा। मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आप लोगों के लिए ऐप बनाई है उसका नाम है सुरेश लेक्चरर। तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के सर्च ऑप्शन में आप सुरेश लेक्चरर लिखिए। सुरेश लेक्चरर लिखते ही जो आपको ये ऊपर एक आइकन दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही देखिए इस तरह से का एक इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में आप स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फिर जैसे आपको 11th क्लास के फिजिक्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो सबसे पहले आप 11th क्लास को चूज़ कीजिए और उसके बाद यहाँ से फिजिक्स को चूज़ कीजिएगा। और उसके बाद जैसे लोड होने में 1-2 सेकंड लग सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से आप देखेंगे कि फिजिक्स के सारे चैप्टर यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर नोट्स क्विज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे अभी मैं थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो थर्ड चैप्टर के नोट्स पे आप जा कर के क्लिक कीजिए और जस्ट 1-2 सेकंड वेट कीजिएगा। पूरे नोट्स यहाँ पर लोड हो जाएंगे। देखिए ये नोट्स लोड हो गए हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और यूर फाइल डाउनलोडिंग। अब यहाँ जस्ट सबसे ऊपर स्टेटस बार में आप थोड़ा सा इसको नीचे करके देखिए, यहाँ पर आपको नोट्स डाउनलोड आपके फ़ोन में हो जाएंगे। आप इसको पेन ड्राइव से कॉपी करके आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। फिर देखिए आप इसको जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ कर ले, उसमें खुल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पूरे नोट्स इस चैप्टर के डाउनलोड हो गए हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर के ऊपर मैंने यहाँ पर क्विज़ बनाई है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्विज़ है। जस्ट इस पर क्लिक करके 1-2 सेकंड वेट कीजिएगा, आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये खुल जाएंगे। अब देखिए जैसे इस क्विज़ के अंदर 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन को मैं आप फटाफट जो आपको आता है, जैसे मैं अभी रैंडमली इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बिना कैलकुलेशन किए ही इसके आपको समझाने के लिए ऐसे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आप जवाब देने के बाद यहाँ पर चेक आंसर पे क्लिक कीजिएगा और आपको फिर ये बता देगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने गलत हैं। और जो ऑप्शन ठीक होगा वो ग्रीन हो जाएगा और जो रॉन्ग आंसर है उसके रेड बैकग्राउंड होकर के काटा लग जाएगा। और आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन ठीक है। जो क्वेश्चन ठीक होगा उसकी बाउंड्री ग्रीन हो जाएगी और जो रॉन्ग होगा उसकी बाउंड्री रेड हो जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों इस ऐप में आपको बहुत और कुछ भी धीरे धीरे मिलेगा कि जैसे पिछले वर्षों के नीट और IIT एग्ज़ाम्स के सारे MCQs में इसमें डालूँगा, ठीक है। और जितने भी मेरे नए वीडियोज़ हैं वो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और पिछले 1 महीने की मेहनत से मैंने इसको बनाया है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए थैंक यू। और अब आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखिए कि चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको 2 सिंपल सी परिभाषाएं बताता हूं कि विराम अवस्था क्या होती है और गति क्या होती है। अब समय व्यतीत होने के साथ साथ, क्या बोला मैंने, कि समय व्यतीत होने के साथ साथ यदि एक वस्तु अपनी परिवेश अर्थात कि चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये मान लीजिए बिजली का खंभा है, ये 2 मकान बने हुए हैं। तो ये पेड़ क्या है
कि आज मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर है इस बिजली के खंभे से, यहाँ से ये 3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से ये 3.5 मीटर की दूरी पर है। तो यदि हम समय व्यतीत होने के साथ साथ कल परसों जब भी देखेंगे तो ये दूरी उतनी ही रहेगी। ये अर्थात कि पेड़ जो है अपने परिवेश के सापेक्ष में समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इसका मतलब पेड़ विराम अवस्था में है। ओके। और अगर पेड़ की जगह अगर कोई चलती हुई कार हो तो हम देखेंगे कि समय के साथ साथ कार क्या है, अपनी पोजीशन को अपने परिवेश के सापेक्ष में चेंज कर रही है, बदल रही है। तो इसका मतलब कार क्या है, गति अवस्था में है, मोशन में है। ओके। तो हम ये कहेंगे कि समय व्यतीत होने के साथ साथ जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गतिशील कहलाती है, और अन्यथा वस्तु क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। ओके। अब गति और विराम ये दोनों अवस्थाएं जो है ये सापेक्ष अवस्थाएं कहलाती हैं। सापेक्ष का मतलब है कि ये हमें किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ कंपेयर करनी पड़ती हैं। ओके। अब जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दे के समझाता हूँ कि जैसे हम किसी वस्तु को छोटा या बड़ा तभी कह सकते हैं जब हम इसको किसी के साथ कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मैं कहता हूँ कि ये लाइन सेगमेंट जो है, एक रेखाखंड जो है, ये बड़ा है कि छोटा है। जब तक इसके साथ कोई और रेखाखंड नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि छोटा है बड़ा है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और रेखाखंड खींच देता हूँ, अब हम कह सकते हैं कि ये वाला रेखाखंड बड़ा है। ओके। और अगर मैं इसके सापेक्ष में इसको लूँ तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक। तो जैसे बड़ा और छोटा जो है ये सापेक्ष टर्म है। ठीक। ओके। तो देखिए कि एक रेखाखंड जो है एक ही समय में बड़ा भी है और छोटा भी है। ठीक उसी तरह से एक वस्तु एक ही समय में विराम अवस्था में भी हो सकती है और गति अवस्था में भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बस है, क्या है, बस चलती हुई अवस्था में है और इसके अंदर एक ही पैसेंजर बैठा है। ठीक। ये जो यात्री है ये दूसरे यात्री जो इसी बस में बैठा है उसके सापेक्ष में देखिए समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये पैसेंजर एक जो है पैसेंजर दो के सापेक्ष में विराम अवस्था में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीसरा व्यक्ति बस से बाहर है, ठीक, तो उसके सापेक्ष में क्या है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। तो इसका मतलब इसके सापेक्ष में तो गति अवस्था में है और दूसरे पैसेंजर के सापेक्ष में ये विराम अवस्था में है। तो एक ही समय में एक वस्तु विराम अवस्था में भी हो सकती है और गति अवस्था में भी हो सकती है। तो देखिए कि विराम और गति दोनों क्या है, सापेक्ष अवस्था है कि एक वस्तु एक ही समय गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। उदाहरण के लिए गतिशील ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष में विराम अवस्था में है, परंतु पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष में वह गतिशील है। ओके। तो देखिए इस डिस्कशन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक प्रेक्षक की तो ज़रूरत पड़ती है कि वो प्रेक्षक देखिए कि जैसे अगर ये प्रेक्षक लेते हैं तो ये विराम अवस्था में, ये प्रेक्षक लेते हैं तो ये गति अवस्था में है। तो जब तक हम प्रेक्षक नहीं लेते तब तक विराम अवस्था या गति का जिक्र करना जो है बेकार है। यानी हमें प्रेक्षक की तो आवश्यकता होगी, बिना प्रेक्षक के हम विराम या गति अवस्था की बात करें तो अर्थहीन होगी। ओके। तो देखिए कि किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक तो समय मापने के लिए तो घड़ी, ठीक, और इसकी स्थिति जो है किसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में लेते हैं। तो उसके लिए हम जो है
म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट यानी जो है एक समकोणिक निर्देशांक निकाय का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, और उसका जो मूल बिंदु होता है उसके रेफरेंस में जो इसकी स्थिति हम माप लेते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे 10वीं कक्षा के गणित में हमने पढ़ा था, इस तरह से हम 2 एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर अगर कोई बिंदु होता था तो उसका हम एक निर्देशांक लिखते थे इस तरह से कि जैसे मान लीजिए ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, तो यहाँ से ये ए और बी इसके निर्देशांक हो जाते थे। ठीक उसी तरह से अब 2 एक्सिस के बजाय तीसरा एक्सिस जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो ये तीनों जो है एक दूसरे पर समकोण है। तो इसको हम कहते हैं कि समकोणिक निर्देशांक निकाय। ओके, जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखिए कि ये समकोणिक निर्देशांक निकाय और ये घड़ी, ये दोनों मिलकर के जो किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है मिलकर के क्या कहलाती है? निर्देश तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या करते हैं हम? एक तो समकोणिक निर्देशांक निकाय, यानी एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसमें 3 एक्सिस एक दूसरे पर समकोण हो, उसको समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। और समय मापने के लिए एक घड़ी। ठीक, अब ये घड़ी सहित निर्देशांक निकाय जो है ये क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ओके, और जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी जो 10th क्लास की ज्योमेट्री से तो परिचित है ही, उसमें 2 निर्देशांक यूज करते थे, एक्स और वाई। अगर ये बिंदु की स्थिति चेंज हो जाती है तो निर्देशांक चेंज हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर तीसरा निर्देशांक और आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु की स्थिति चेंज होती है तो कम से कम एक निर्देशांक तो अवश्य ही चेंज होगा। ठीक, तो जब किसी वस्तु का एक या उससे अधिक निर्देशांक जो समय के साथ साथ परिवर्तित होगा तो वस्तु गतिमान होगी, अन्यथा जो है उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष में वस्तु क्या होगी? विराम अवस्था में होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यांत्रिकी क्या होती है या मैकेनिक्स क्या होती है। कि मैकेनिक्स वास्तव में भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कम गति वाली वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। कम गति का मतलब कहें तो जैसे एक तो स्पीड बहुत हाई होती है, जैसे ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी बहुत तेज़ गति वाले कण जो होते हैं उनकी बात करते हैं। एक जैसे हम सिंपल जो हमारे ट्रेन, बसेस वगैरह की जो एरोप्लेन लगा लीजिए, इनकी जो मोशन है उनकी जो स्टडी करती है फिजिक्स की, वो ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। और यांत्रिकी के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। एक तो स्थितिकी, दूसरी शुद्ध गति विज्ञान और तीसरा गति विज्ञान। स्थितिकी या स्टैटिक्स में क्या होता है कि इसमें जब वस्तु विराम अवस्था में हो ना, सिर्फ विराम अवस्था में, तब उसकी स्टडी कर जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स या स्थितिकी। ओके, और शुद्ध गति विज्ञान में हम क्या करते हैं? गति का अध्ययन तो करते हैं लेकिन गति के कारण का अध्ययन नहीं करते कि किस कारण से गति पैदा हुई, उस पर विचार नहीं करते। हम सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान। और गति विज्ञान यानी डायनामिक्स, डायनामिक्स में जो है गति का तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ में उसके कारण का भी अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये था यांत्रिकी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि गति के कितने प्रकार होते हैं। एक तो एक विमीय गति है, एक द्विविमीय गति है और तीसरा त्रिविमीय गति है। तो एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन और त्रिविमीय गति मीन्स 3 डायमेंशनल मोशन।
अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक विमीय गति क्या होती है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि यदि समय के साथ साथ केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है। एक निर्देशांक परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि यदि वस्तु जो है, मान लीजिए ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है या वाई एक्सिस के पैरेलल या जेड एक्सिस के पैरेलल, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो बाकी दो निर्देशांक चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक निर्देशांक ही चेंज होगा। ठीक, वैसे को स्ट्रेट लाइन कैसे ही हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब समय के साथ साथ, या फिर हम सिंपल भाषा में बात करें कि जब कोई वस्तु एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति जो है वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ओके, और इसको और शुद्ध भाषा में लिखना चाहें तो यदि समय के साथ साथ केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है तो एक विमीय गति कहलाती है। जैसे हम ऊपर की तरफ कोई पत्थर फेंक देते हैं, ठीक, तो बिल्कुल सीधा जाएगा और सीधा ही आएगा, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर आपने फेंकना है। और एक सीधी पटरी पर अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी गति को भी आप एक विमीय गति मान सकते हो, या सिलाई मशीन की सुई की जो गति है उसको भी आप एक विमीय गति मान सकते हो। दूसरा आता द्विविमीय गति कि यदि कोई वस्तु एक प्लेन में चल रही है, जैसे मान लीजिए कागज़ एक प्लेन है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, तो अगर कोई वस्तु सिर्फ इस प्लेन के अंदर चल रही है तो उसका जो मोशन है, प्लेन का मतलब हिंदी में तल कहते हैं इसको, अगर एक तल पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक, ऐसे अगर इसको ऊपर नहीं उठाता तो पेन की जो टिप है उसका जो मोशन है, उसका जो गति है वो क्या है, दो विमीय गति। लेकिन अगर मैं ऊपर उठा लेता हूँ फिर दो विमीय गति नहीं रह जाती उसकी। ठीक है, तो इसके और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे कैरम बोर्ड पर गोटी अगर चलती है तो, यानी कैरम का कॉइन, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, उसकी जो गोटी चलती है एक तल पर चलती है तो उसका जो मोशन है, उसकी जो गति है वो द्विविमीय गति है। और क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो मैदान के ऊपर ही भागता है तो उसकी गति को भी आप द्विविमीय गति मान सकते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो देखिए कैसा पाथ होता है, बिल्कुल एक प्लेनर पाथ होता है, एक समतल पे पाथ होता है, तो उसकी जो गति है वो भी, यानी पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है, सूर्य के चारों ओर गति जो है वो क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाती है। तो जब दो निर्देशांक चेंज होते हो या वस्तु एक तल पर चल रही हो तो जो वस्तु की गति है वो क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। और त्रिविमीय गति तो आप समझ गए होंगे, जब तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हो, यानी अगर स्पेस के अंदर अगर कोई वस्तु चल रही हो, यानी जिसके तीनों एक्सिस चेंज होंगे, यानी एक्स एक्सिस भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। इस तरह से जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहा है या हवाई जहाज जो है उसकी गति जो है क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। ओके, अब देखिए गति के अन्य प्रकारों में कि तीन टाइप की गति मैं आपको और बताता हूँ, स्थानांतरणीय गति या स्थानांतरीय गति, दूसरा है घूर्णी गति और तीसरा है दोलनीय गति। बिल्कुल आसान सी बात है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले या किसी कर्व्ड पाथ पर चले, एक वक्र पथ पर चले, ठीक, तो यानी एक किसी वस्तु के सापेक्ष में अगर ये एक सीधी रेखा में चले या एक वक्र पथ पर चले तो इसकी गति कैसे कहलाएगी, स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेटरी गति कहलाएगी। ओके, दूसरा है रोटेटरी गति यानी घूर्णी गति, यानी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी घूमती है, किस तरह से घूमती है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से यूँ फिक्स पॉइंट के अबाउट कि इसका घूमने वाली वस्तु का प्रत्येक कण क्या है, इस तरह से सर्कल बनाएं, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल।
जैसे मान लीजिए बिजली के पंखा जो है एक फिक्स एक्स के अबाउट इस तरह से घूमता है। ठीक, तो इस तरह की जो गति है वो क्या कहलाएगी, घूर्णी गति कहलाएगी। जो कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल है वो इस तरह से पैरेलल पाथ है, उसका जो पाथ होगा पॉइंट्स का, डिफरेंट पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, इस तरह से पैरेलल पाथ होते हैं, उसके समांतर रास्ते होते हैं। ओके, जो कि घूर्णी गति के अंदर इस तरह से जो है एक फिक्स एक्स के अबाउट जो है बॉडी घूमती है। ओके, और दोलन गति में क्या होता है कि एक फिक्स मीन पोजीशन इसको हम कहते हैं, उसके टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे इस तरह से बॉडी कंपन करती है, और ऐसी गति जो है क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। इसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन भी हम कहते हैं। वाइब्रेशन मीन्स कंपन होता है, और इसको कंपन गति भी हम कह देते हैं। ठीक, तो तीनों प्रकार की गतियों की मैंने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। स्थानांतरीय गति क्या होती है, एक सरल रेखा या वक्र पथ के अनुदिश हो सकती है, जैसे किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में एक कार की गति होगी। और घूर्णन गति में जब दृढ़ पिंड किसी शिथिल एक्स के परित मतलब चारों घूर्णन करता है, तब पिंड की गति जो है वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, जैसे छत के पंखे की गति होगी। और दोलन या कंपन गति क्या होती है, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति, जैसे माध्य स्थिति है बीच की जो स्थिति, इसके अब अगर आगे पीछे अगर कोई चीज़ घूमती, जैसे मान लीजिए कि दीवार घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी गति हम मान सकते हैं कि कंपन गति है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्यारे बच्चों, जो ऐप मैंने बताई है उसको ज़रूर इंस्टॉल करें, और मेरे लेक्चर उस पर रेगुलर आप देख सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने उस ऐप पर आपके लिए क्विज़ भी बनाई है, उसका भी फ़ायदा उठाएं। और अगर आप मेरा साथ देते रहे तो उस ऐप पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ उपलब्ध करवाऊँगा जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।